मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ब्रिटेन में विधि के शासन का अर्थ और उसकी विशेषताओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। विधि के शासन का आशय है कि इंग्लैंड में शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं, वरन विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। उच्चतम स्तर के व्यक्ति से लेकर निम्न स्तर के व्यक्ति तक सभी विधि के सम्मुख समान हैं। विधि के शासन की विशेषताएं। प्रोफेसर डायसी ने ब्रिटेन में विधि के शासन को संविधान का प्रमुख अंग माना है। उनके अनुसार विधि के शासन की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1, विधि की सर्वोच्चता। विधि के शासन का अर्थ विधि के समक्ष क्षमता है। कोई भी व्यक्ति विधि से परे या उसके ऊपर नहीं है। डायसी के शब्दों में, प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रह करता सब व्यक्ति गैर कानूनी कार्यों के लिए उतने ही उत्तरदायी है जितना कोई भी अन्य नागरिक। केवल सम्राट ही इसका अपवाद है, क्योंकि प्राय यह कहा जाता है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। डायसी के अनुसार यह अपवाद भी इसलिए है क्योंकि सम्राट सदैव मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है और मंत्रीगण देश के सामान्य कानूनों के अधीन हैं। नंबर 2, सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय। डायसी के अनुसार विधि के शासन का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति चाहे उन्हें कोई भी पद स्थिति प्राप्त क्यों न हो, विधि की दृष्टि से समान हैं और उनके लिए एक ही कानून तथा न्यायालय व्यवस्था को स्थापना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन तथा साधारण न्यायालयों के उपाय क्षेत्र के अंतर्गत है। विधि के शासन की मान्यता के कारण ही ब्रिटेन में फ्रांस जैसा प्रशासकीय न्यायालय नहीं है, जिनके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए अभियोग चलाए जा सकते हैं, जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए किए हैं। ब्रिटेन में इस कानूनी समानता पर बल देते हुए डायसी ने कहा है कि हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर वसूलने वाले व्यक्ति, प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत मान्य हो, उतना ही जितना किसी साधारण नागरिक का होता है। नंबर 3, विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक। डायसी के अनुसार विधि के शासन का तीसरा तात्पर्य है कि जहां विधि के सामान्य सिद्धांत नागरिक स्वतंत्रताओं के रक्षक और न्यायालय स्वतंत्रता तथा अधिकारों के रक्षक हैं, वहीं व्यक्तियों के अधिकार और उनकी स्वतंत्रताओं की सुरक्षा इसलिए नहीं है कि भारत या अमेरिका की भांति उनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है, वरन इसलिए कि नागरिक निर्णय उनकी रक्षा सदा से करते आए हैं। विधियां नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों की किस प्रकार रक्षक हैं, इसे स्पष्ट करते हुए डायसी ने लिखा है कि केवल उस दशा में छोड़कर जब सामान्य नागरिक विधि द्वारा यह निर्णय कर दिया गया है कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति को न कोई दंड दिया जा सकता है और न उसे निहित रूप में किसी प्रकार की शारीरिक या आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है। इस अर्थ में विधि का शासन की उस प्रत्येक व्यवस्था के विरुद्ध है जो अधिकारी व्यक्तियों द्वारा औरों पर प्रतिबंध लगाने की क्षति में व्यापक स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग पर आधारित हो। कानून व न्याय व्यवस्था की विशेषताएं। इंग्लैंड अपनी स्वस्थ कानूनी व्यवस्था तथा उत्तम न्याय प्रणाली के लिए
विश्वविख्यात है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, विधि का शासन। इंग्लैंड में विधि का शासन है। विधि अथवा कानून का शासन ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता है। फ्रांस या अन्य महाद्वीपीय देशों के समान ब्रिटेन में प्रशासनिक कानून पद्धति नहीं है। इंग्लैंड में सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी अथवा साधारण व्यक्तियों के लिए एक ही प्रकार के कानून तथा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हैं। प्रोफेसर डायसी ने कहा है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण सिपाही या कर संग्रहकर्ता तक प्रत्येक अधिकारी किसी भी अन्य नागरिक की तरह अपनी गैर कानूनी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार है। नंबर 2, व्यवस्थापिका की स्वतंत्रता। ब्रिटिश व्यवस्थापिका अपने कार्य में स्वतंत्र है। उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। इनकी नियुक्ति दलबंदी से परे होती है। अधिकतर न्यायाधीश अनुभवी सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से लिए जाते हैं। उनकी शाब्दी सुरक्षित होती है। उनकी नियुक्ति जीवन पर्यंत के लिए की जाती है। वे अपने पदों पर सदाचार तक बने रहते हैं। कार्यपालिका उन्हें अपनी इच्छानुसार पदच्युत नहीं कर सकती। किसी भी न्यायाधीश को केवल तब तक ही हटाया जा सकता है जबकि संसद के दोनों सदन इस संबंध में सिफारिश करें। न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाता है जिससे कि वे रिश्वत लेने के लोभ से बचें। नंबर 3, संसद की सर्वोच्चता। इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता है। इसका आशय है कि अमेरिका और भारत के समान ब्रिटेन में न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का पुनर्वीक्षक की शक्ति नहीं है। ब्रिटिश न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकते। नंबर 4, जूरी पद्धति। ब्रिटिश न्याय प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता जूरी प्रथा है। जूरी प्रथा का अर्थ न्याय व्यवस्था में साधारण नागरिकों की शामिल करना है। जूरी के सदस्य अपने अनुभव तथा सामान्य ज्ञान के आधार पर यह निर्णय करते हैं कि तथा कथित अपराधी दोषी है या निर्दोष। इंग्लैंड में जूरी का प्रयोग फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों में किया जाता है। जूरी की व्यवस्था से न्याय की निष्पक्षता और भी बढ़ती है क्योंकि जूरी के सदस्य न केवल कार्यपालिका बल्कि न्यायपालिका से भी स्वतंत्र रहते हैं। वे प्रत्येक मामले में स्वविवेकानुसार निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है। नंबर 5, असंहिताबद्ध कानून। ब्रिटिश कानून एवं न्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है कि वहाँ कानून का अधिकांश भाग संहिताबद्ध नहीं है। इंग्लैंड की न्याय पद्धति कॉमन लॉ और स्वाभाविक न्याय पर आधारित है। वे असंहिताबद्ध हैं। कहने का अभिप्राय है यह है कि वहाँ संहिताबद्ध कानून का अस्तित्व ही नहीं है। संसद द्वारा पारित अधिनियम तथा प्रत्यायोजित विधि निर्माण के अंतर्गत निर्मित कानून संहिताबद्ध हैं। नंबर 6, एक सी न्याय पद्धति का अभाव। ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग न्याय प्रचलित हैं। इंग्लैंड और वेल्स में एक सी पद्धति है परंतु स्कॉटलैंड में न्यायालयों का संगठन अलग प्रकार है। उत्तरी आयरलैंड में, जो अभी भी ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, इन सबसे सर्वथा भिन्न है। सन 1863 से 1876 के बीच न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए कानून पारित किए गए। उनके द्वारा न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया और देश के समस्त न्यायालयों को
एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। नंबर 7, निर्दोषिता की मान्यता। अंग्रेजी में कहावत है, कानून की अनभिज्ञता उनका आधार नहीं बन सकती, माफ़ी का आधार नहीं बन सकती। अर्थात कोई भी अभियुक्त अपने बचाव में यह दलील नहीं दे सकता कि वह यह नहीं जानता था कि अमुक कार्य एक दंडनीय अपराध है। न्यायालय ये मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी कानूनों को न केवल जानता है बल्कि समझता भी है। साथ ही न्यायालय अभियुक्त की निर्दोषिता में भी विश्वास रखते हैं। जब तक अभियुक्त पर लगाए आरोप सिद्ध न हो जाएं, तब तक उसे निर्दोषित समझा जाता है। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का एक आधारभूत सिद्धांत यह है कि चाहे 10 अपराधियों को अपने किसी कुकृत्य का दंड न मिल पाए, पर एक निर्दोष व्यक्ति कभी दंडित न हो। नंबर 8, न्याय व्यवस्था का वर्गीय झुकाव। एलन बाल के अनुसार मजिस्ट्रेट के ऊपर के ब्रिटिश न्यायाधीश बैरिस्टरों में से चुने जाते हैं और तदनुसार वो उच्च वर्ग के और अनुदारवादी पृष्ठभूमि के होते हैं। अधिकांश न्यायाधीश ऐसे व्यक्ति हैं जो पब्लिक स्कूलों में पढ़े हैं और जिन्होंने कभी यह भी नहीं जाना कि भूख व गरीबी क्या चीज़ है। इसलिए लास्की कहते हैं कि मजदूरों व आम नागरिकों से उन्हें सहानुभूति हो ही नहीं सकती। नंबर 9, वकीलों की द्वैत व्यवस्था। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषता है कि वकील की द्वैत व्यवस्था है। प्रथम श्रेणी में विधि संबंधी परामर्श देने वाले अधिवक्ताओं को रखा जा सकता है। इन्हें सॉलिसिटर या अटॉर्नी फी कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी में बैरिस्टरों को रखा जा सकता है। ये सॉलिसिटर द्वारा तैयार विषयों को न्यायालयों में उपस्थित करते हैं एवं वादी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। सॉलिसिटर अदालतों में भाग नहीं लेते हैं। लॉर्ड हेंसन ने दोनों में प्रमुख अंतर इस प्रकार का बताया है। सॉलिसिटर 7 दिन अपनी मेज पर बैठकर काम करता है। वे अपने स्टाफ से काम लेता है, अपने मुकब्बिलों से साक्षात्कार करता है ताकि कोर्ट उसे बुलाए वह उसके समक्ष उपस्थित हो सके। एक व्यवसाय का आदमी होता है तो दूसरा काफ़ी हद तक एक कलाकार और विद्वान होता है। नंबर 10, निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श। प्राय यह कहा जाता है कि न्यायालय के द्वार सभी के लिए खुले हैं, किंतु यह तभी संभव है जबकि हर व्यक्ति इतना सामर्थ्य रखता हो कि वह न केवल सेवाएं हासिल कर सके। निर्धन लोगों के लिए न्याय के समक्ष समानता का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए 1942 के एक अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई है कि गरीब लोग निःशुल्क या मामूली शुल्क देकर वकीलों की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। कानूनी सहायता योजना लॉ सोसाइटी की देखरेख में चल रही है। इस सोसाइटी को सरकारी कोष से एक निश्चित धनराशि इसी कार्य के लिए दी जाती है।